गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं एके इंग्लिश करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं की तरफ से आज दूसरा सेट लेकर के आया हूं आपके लिए। फुल रिवीजन का इंग्लिश का सेट होगा। कल भी हमने लगभग 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज भी 25 क्वेश्चंस का सेट है। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक जाएगा डिस्कशन का सेशन। हर तरह का क्वेश्चन जैसे पिछला सेट में दिया हुआ था, इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, क्लोज टेस्ट रहेगा, कॉमन एरर रहेगा, एंटोनिम सिनोनिम रहेगा, OWS रहेगा, वो सारा का सारा होता है। हम लोग हर तरह का सेट बना रहे हैं। जैसा कल मैंने कहा था आपको कि अभी लगातार ये सेट प्रैक्टिस रिवीजन के लिए चलेगा। फुल रिवीजन का चल रहा है शेड्यूल, तो हर सेट में अलग अलग तरह का सवाल आ रहा है। हर सेट को हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया है कि लगभग जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा का सारा इसमें आ जाए, ताकि आप लोग को रिवाइज भी कर लें और कुछ अगर रूल्स वगैरह मिस कर गया हो, दिमाग से निकल गया हो, तो वो आपके दिमाग में फिर से आ जाए। हम फिर नए नए अप्रोच को भी देखते हैं, नया नया वर्ड्स का कलेक्शन भी इसी तरह आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जब वोकेबुलरी एक्सप्लेन करूँगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 10 वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किया तो आपके पास 6, 7, 5 तो याद रह ही जाएगा। तो एनीवे दिस हैंड और दैट हैंड, ये दोनों तरह से यूजफुल होगा आपके लिए। तो आइए आप लाइव में जुड़िए, अगर लाइव हैं तो देख सकते हैं तो आइए। और अदरवाइज ये रिकॉर्डेड क्लास भी अपलोड किया जाता है यूट्यूब पे, तो आप करतार चैनल प्राइवेट लिमिटेड का यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, सेशन शुरू करते हैं। आइए सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, स्लाइड नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल है, ये है एंटोनिम से, शुरुआत हुई है एंटोनिम सिनोनिम से, और पूछ रहा है क्या कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वर्ड है, ये देखो इम्प्रोविडेंट जो लिखा हुआ है वर्ड ब्रैकेट में, उसका एंटोनिम क्या होगा। अब इसमें सहूलियत क्या दिया हुआ है दोस्त, सहूलियत ये दिया हुआ है कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है। स्टेटमेंट साथ में दिया हुआ रहता है, इससे क्या फायदा मिलता है हमें कि अगर आप एग्जैक्ट एकदम से प्रॉपर मीनिंग नहीं जान रहे हो उस चीज का, तो आप सेंटेंस के हिसाब से आप पूरा का पूरा मीनिंग लगाओ और फिर इसका एक ओवरऑल मीनिंग अपने दिमाग में ड्रॉ कर लो कि वो क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से फिर हम अपना ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो अगर इस तरह से दिया रहेगा एंटोनिम सिनोनिम आपके एग्जाम में, तो आपके लिए विश्वास मानिए बहुत बेनिफिशियल होगा। डायरेक्ट जो वर्ड आता है कि एक वर्ड लिख दिया, बताया इसका एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, इन कंपेयर टू दैट, इस तरह का अगर एंटोनिम सिनोनिम आता है तो वो बनाना आपके लिए आसान होगा। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इट इज इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब क्या होता है, बेतुका, है ना, बेतुका, जिसका किसी से कोई मीनिंग कनेक्ट नहीं कर पा रहा हो, जो किसी चीज के लिहाज से, किसी चीज की तुलना में किसी चीज से कंपैरिजन कीजिएगा तो मीनिंगलेस निकल जाएगा, उसी को कहते हैं इररिलेवेंट। मतलब जिसका किसी से कोई तर्क संगत कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो ऑथर कह रहा है कि इट इज इररिलेवेंट एटलीस्ट टू मी, कम से कम मेरे लिए तो ये इररिलेवेंट है। किस बात को इररिलेवेंट कह रहा है ये, वेदर द ग्रांट वाज, ग्रांट मतलब क्या होता है, ग्रांट मतलब होता है जो भी अमाउंट, जो भी पैसा, जो भी रुपया वो ग्रांट किया जाता है, मान लिया जाता है, मंजूर किया जाता है। ग्रांट मतलब मंजूर करना भी होता है, ठीक है, ग्रांट मतलब होता है मंजूर करना, मानना, और जो अमाउंट होता है उसको भी ग्रांट ही बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी रोड को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया ग्रांट कर लिया सरकार ने, तो जो ग्रांट की राशि है वो 1 करोड़ है और सरकार ने उसको ग्रांट भी कर लिया, मतलब मान भी लिया। ये वर्ब भी है और नाउन भी है। तो क्या कह रहा है कि ग्रांट के बारे में ऑथर कह रहा है कि कम से कम मेरे लिए तो ये इररिलेवेंट है, बेतुका वाली बात हो गई। क्या चीज कि वेदर द ग्रांट वाज इम्प्रोविडेंट और नॉट, कि जो ग्रांट था, जो फंड सरकार के द्वारा दिया गया था, दैट वाज इम्प्रोविडेंट और नॉट। इम्प्रोविडेंट मतलब क्या होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। देखो थ्रिफ्ट आता है वर्ड किस चीज से, थ्रिफ्ट मतलब होता है मल्टी डायरेक्शनल, नॉट
स्टीडी, स्थिर नहीं होता है, जो जैसे तैसे होता है, अनमैनेज्ड होता है, उसको बोलते हैं थ्रिफ्ट, THRIFT। और क्या चीज अनमैनेज्ड है दोस्त? अनमैनेज्ड है खर्च। स्पेंड मतलब खर्च या खर्च करना होता है ना, तो स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब क्या हो गया? अनमैनेज्ड खर्च, मतलब जैसे तैसे रुपयों की बर्बादी, उसका कोई तरीके से खर्च नहीं किया जाना। तो ये लाइन में ऑथर इस शब्द के माध्यम से कहना चाह रहा है कि मेरे लिए तो कम से कम ये बात बेतुका है, इररिलेवेंट है कि ग्रांट जो था, जो राशि थी, जो सरकार ने ग्रांट किया था, मंजूर किया था, वो बेतुके ढंग से किया गया था कि नहीं किया गया था। मतलब हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि जो सरकार ने राशि मंजूर की थी किसी काम के लिए, वो राशि जैसे तैसे खर्च किया गया कि अच्छे तरीके से खर्च किया गया, इस बात से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या हो गया दोस्त? स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट, और थ्रिफ्ट मतलब मैंने अभी आपको बताया अनमैनेज्ड तरीके से, अनप्लान्ड तरीके से, सही तरीके से नहीं करना, उसको क्या बोलते हैं? THRIFT। जिसके साथ आप थ्रिफ्ट लगा दीजिएगा वो चीज अनप्लान्ड, अनमैनेज तरीके से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो डायरेक्ट वर्ड लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, थ्रिफ्टी। ये क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। फिर पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है देख लो ऑप्शन नंबर 1 में, कॉशियस। कॉशियस मतलब क्या होता है? सजग। सजग मतलब क्या होता है? सजग मतलब जागरूक। सजग मतलब होता है जागरूक। जागरूक मतलब क्या हुआ कि हाँ, जानबूझकर कि कहाँ पे किस चीज को खर्च करें और कहाँ पे किस चीज को खर्च नहीं करें। फिर तीसरा देख तो ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ है? टार्डी। टार्डी मतलब क्या होता है दोस्त? टार्डी मतलब होता है अनपंक्चुअल। ठीक है ना? टार्डी मतलब क्या होता है? अनपंक्चुअल। और हंग्री मतलब चौथा ऑप्शन, हंग्री मतलब क्या होता है? भूखा। भूखा, ठीक है ना? अनपंक्चुअल मतलब समझते हो? जो पंक्चुअल नहीं है, जो समय और सिस्टम के हिसाब से नहीं है। अब देख लो, पूछ रहा है क्या हमसे? एंटोनिम पूछ रहा है, उल्टा। किस चीज का उल्टा? तो जैसे तैसे खर्च किया जाना, बेकार तरीके से खर्च किया जाना, सिस्टम से ना खर्च किया जाना, उसका उल्टा पूछ रहा है। तो आप देख तो, थ्रिफ्टी मतलब भी होता है जैसे तैसे, ये टार्डी मने होता है अनपंक्चुअल मतलब जैसे तैसे, बिना सिस्टम का। और हंगरी तो किसी तरह से ये मिलने वाला वर्ड ही नहीं है, ना सीधा है ना उल्टा है, ऐसे ही एक शब्द लाके खड़ा कर दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका? कॉशियस मने सजग। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। कॉशियस मने सजग। सजग मतलब सही तरीके से, जागरूक होके, जानबूझकर, अच्छे होशो हवास में, उसको बोलते हैं कॉशियस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो इम्प्रोविडेंट शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द का एंटोनिम मतलब उल्टा मीनिंग हो जाएगा कॉशियस। कॉशियस माने सजग, ठीक है ना? इसी तरह से मैं जितना भी अगर वर्ड से रिलेटेड एंटोनिम सिनोनिम रहेगा तो मैं सारे वर्ड का वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लाइव जुड़े रहते हो तो कम से कम इतना तो होता है कि आप 5-10 वर्ड मीनिंग नया सीख के ही जाओगे, ठीक है ना? अगर साथ में कुछ रूल सीख गए तो गुड फॉर यू। अब ये कह रहा है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है। क्या कह रहा है? पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। यहां पे टू लिखा हुआ है ना। अब देखो सेंटेंस कैसा मीनिंग दे रहा है आपको, सेंस पे भी खींचा जाता है। कह रहा है बहुत सारा परिवार ऐसा है जो अपने सारे बच्चे को शिक्षा दे सकता है कि नहीं दे सकता है और गरीब है। इतना तो हमें मोटा मोटी समझ में आ गया है कि क्या कह रहा है, सारे फैमिलीज के बारे में कह रहा है। कैसी फैमिलीज के बारे में? गरीब परिवार के बारे में। क्या कह रहा है कि अपने सारे बच्चों को शिक्षा दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो अब गरीब परिवार क्या होगा? नहीं दे सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा दोस्त, ये वाला टू का कॉम्बिनेशन, आप एक बात पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ टू या रिमूव टू। ये TOO2 के साथ ये वाला टू का कॉम्बिनेशन चलता है। तो यहाँ पे जो सो लिखा हुआ है गुरु, वहां पे लिख दो TOO2, ठीक है ना? तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? मेनी फैमिलीज आर टू पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन।
मतलब बहुत सारे परिवार इतने गरीब हैं कि वे अपने सारे बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा सकते हैं, है ना। इसका देखो 2 मैं रिमूव करके दिखाऊं, देखो देखो यहां पे जो 100 लिखा हुआ है ना, 100 को काट दो और 2 कर दो। तो पहले मैं आंसर बता देता हूं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा 2 पुअर। अब इसका 2 को रिमूव करोगे, रिमूव 2 बनाओगे, इसका तो क्या बनेगा, बनेगा मेनी फैमिलीज। ध्यान से देखना, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट bear the cost of, फिर यहां से लगातार लिख दो, जगह नहीं है, एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। मेनी फैमिलीज आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। मतलब क्या हुआ, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने सारे बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा सकते हैं। ठीक है ना, आ गया ना समझ में। मतलब क्या होगा, गलती क्या लिखा हुआ था यहाँ पे 100, वहां पे क्या होना चाहिए था TOO2. Option number 3 will be the right answer for this question. And moving on to the next question, we see question number 3. What does it say? कह रहा है कि अंडरलाइन जो है उसका इंप्रूवमेंट करो जी। ठीक है भाई, कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट डिजायरेबल नॉर फिजिबल इन अ सिविलाइज सोसाइटी। एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक अच्छे समाज में फूड और बेवरेजेज माने खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ, बेवरेजेज बोलते हैं पेय पदार्थ को, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, जैसे मदरा हो गया, जैसे बियर हो गया, जैसे कॉफी हो गया, उनको कहा रहता है बेवरेज, जिनको ब्रू किया जाता है, BREW। ब्रू मतलब क्या होता है जानते हो, धीमे आंच पर उबालना, धीमे आंच पर उबालना, इसको ब्रू करना बोलते हैं, BREW। ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो, यहां नॉर लगा हुआ है ना, तो आप जानते हो एक कंजंक्शन होता है जिसका नाम है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर लिखते हैं ना। तो यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉट के बदले क्या लिख देंगे, NEITHER, नाइदर। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा दोस्त, सेंटेंस बन जाएगा बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नाइदर डिजायरेबल नॉर फिजिबल। क्या बन जाएगा, नाइदर डिजायरेबल नॉट फिजिबल इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। कौन सा ऑप्शन है दोस्त, आंख मूंद के आप ऑप्शन नंबर 1 पे लगाओ। ठीक है, तीसरा आ गया ना समझ में। यहां जो नॉट है, यहां नॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 1 जो ये है नाइदर, वो नाइदर लगेगा। ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये कह रहा है कि कॉमन एरर निकालो जी। ठीक है ना, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो ढूंढो। किसमें है भाई, देख लो, साइंटिस्ट बिलीव, साइंटिस्ट सब्जेक्ट बना, प्लूरल है, तो बिलीव भी प्लूरल है, कोई एरर नहीं है। अब लिखा है दैट मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, हैव अ यूनिक लैंग्वेजेज। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखा हुआ है प्लूरल, और यहाँ यूनिक से पहले अ लिख दिया है। जब आर्टिकल ए लिखोगे तो प्लूरल नहीं लिखोगे, और प्लूरल लिखोगे तो ए नहीं लिखोगे। तो किसमें एरर हो गया दोस्त, ऑप्शन नंबर 3, और यूनिक लैंग्वेजेस नहीं होगा। यहां पे सुधारने के बाद क्या होगा भाई, सुधारने के बाद होगा ए कट जाएगा। ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव यूनिक लैंग्वेजेज ऑफ देयर ओन। ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या लिखा हुआ है? इनलाइटेंड। इनलाइटेंड माने क्या होता है? ज्ञानी। ज्ञानी माने क्या होता है? नॉलेजेबल। ठीक है ना, नॉलेजेबल, जिसको सारा कुछ, सारा नियम कानून, सारी चीजों की अच्छी जानकारी हो, अच्छा ज्ञान हो। कह रहा है द मोर डिलाइटेड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स। जो एनलाइटेंड होता है, द मोर एनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स मतलब जो अच्छे होते हैं, जो जानकार होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, उनको एनलाइटेंड कहा जाता है। तो जो ज़्यादा एनलाइटेंड होते हैं, अच्छे ज्ञानी होते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, वो ऑफर बेटर टर्म्स मतलब अच्छा टर्म एंड कंडीशन ऑफर करते हैं, माने आपको देते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे कहीं भी किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करने जा रहे हो जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे एचआर में या मैनेजरियल टीम में अगर सही लोग रहा, मतलब सही कहने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ किताबी ज्ञान जानने वाला नहीं, ऐसा नहीं कि पढ़ लिख करके बहुत बड़ा पोस्ट पे चला गया और आदतें उसकी जाहिल वाली है, तो वो एजुकेटेड कहला सकता है, वो नॉलेजेबल कहला सकता है, लेकिन इनलाइटेंड नहीं कहलाएगा। इनलाइटेंड मतलब होता है जिसके पास अंदर से ज्ञान हो, समाज का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, क्रोध पे कंट्रोल, सारी चीजों का ज्ञान, व्यवहारिकता, उसको इनलाइटेंड बोलते हैं। तो आप नौकरी ज्वाइन करने के लिए गए और वहां पे पढ़ा लिखा लोग मिल गया, आपको समझदार लोग मिल गया, इनलाइटेंड लोग मिल गया। प्रिंस यादव, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, तो वहां पे अगर इनलाइटेंड लोग, ज्ञानी लोग अगर मिल गए आपको, तो क्या करेंगे? दे विल ऑफर यू बेटर टर्म्स, अच्छा सैलरी देंगे, अच्छा टर्म एंड कंडीशन पे आपको रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 30 में 30 दिन काम करना है, एक भी छुट्टी नहीं देंगे, बीमार हो गए तो छुट्टी काट लेंगे, पैसा नहीं बढ़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ये सारा आपको डिप्रेशन में नहीं ठेलेंगे, वो आपको आपके बेहतर का बात करेंगे। अब यहाँ पे आओ, इनलाइटेंड मैंने क्या हो गया? ज्ञानी, नॉलेजेबल। अब इसका क्या पूछ रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम उल्टा। तो जो एनलाइटेड है उसका सिनोनिम होगा एजुकेटेड, उसका सिनोनिम होगा रीजनेबल, उसका सिनोनिम होगा सिविलाइज। देखना भाई, मैं जिस में टिक मार रहा हूं इस क्वेश्चन में, वो आंसर नहीं बता रहा हूं, तीनों एक जैसा है ये बता रहा हूं। एजुकेटेड मने विज्ञानी, रीजनेबल, रीजनेबल मने होता है उचित। उचित कौन देगा? जो समझदार होगा, वही ना, तो एक ही बात हो गई। फिर सिविलाइज्ड माने कौन? जो सज्जन होगा, जो अच्छा आदमी, सत्पुरुष होगा। तो ये तीनों एक जैसा हो गया। अब कन्फाउंडेड मतलब क्या होता है? अब देखो मैं आंसर लगाने जा रहा हूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कन्फाउंडेड मतलब क्या होता है? कन्फाउंडेड मतलब होता है उलट पुलट दिमाग वाला, उल्टा दिमाग वाला, है ना। कन्फाउंडेड का मतलब होता है लिटिल एजुकेटेड, है ना। मतलब क्या है? जिसके पास किताबी ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उसके पास समाज, सभ्यता, व्यवहार, इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा, बहुत कम होगा। एक कहावत सुने हो ना कि अधजल गगरी छलकत जात, वही कन्फाउंडेड होता है। उसको अपने आप में गुमान होता है कि अरे मैं तो मैनेजर हूं, मैं तो इसको नौकर समझ सकता हूं, मैं इसको बैल समझ सकता हूं, है ना। ऐसा होता है। जो सीनियर होते हैं वो अपने जूनियर्स को और अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो ज्ञानी कहलाते हैं, न कि अपने जूनियर को जो क्रश करते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कन्फाउंडेड। कन्फाउंडेड क्या होगा? इनलाइटेंड का एंटोनिम। इनलाइटेंड का क्या हो जाएगा? एंटोनिम कौन सा हो जाएगा? कन्फाउंडेड, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वाह, वेरी गुड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। किस चीज का? देख लो, अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स।
अलग अलग विषयों पे, वैसी किताब जिसमें अलग अलग विषयों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहे, तो उसको क्या कहते हैं दोस्त? अब देखो मैं सबका मीनिंग बता देता हूं, फिर आप खुद ही ऑप्शन टाइप करना उसमें, ठीक है? जितने भी लोग ऑनलाइन हो आप सब लोग ऑप्शन टाइप करना तुरंत से, मैं पहले बता देता हूं सबका मीनिंग। अब देखो इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया मतलब होता है अ बुक ऑफ नॉलेज ऑन वेरियस टॉपिक्स। देख लो भाई, मेरे हिसाब से तो आंसर पहला में ही आ गया, अ बुक ऑन नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पे जिसका ज्ञान रहता है, जिसमें जानकारी दी हुई रहती है, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी मतलब होता है शब्दकोश, शब्दकोश मतलब उसमें शब्दों के बारे में जानकारी दिया हुआ रहता है। प्रिंस यादव नहीं, आदित्य प्रजापति, आदित्य प्रजापति, आप 2 नंबर आंसर दिए हो भाई, 2 नंबर अनफॉर्चुनेटली गलत हो जाएगा। डिक्शनरी में ज्ञान नहीं रहता है अलग अलग चीजों के ऊपर, डिक्शनरी में अलग अलग शब्दों का मतलब दिया हुआ रहता है, उसको शब्दकोश बोलते हैं। डिक्शनरी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, इंसाइक्लोपीडिया होगा सही आंसर। बाकी दोनों का भी आंसर बता देता हूं। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हाथ से लिखी हुई बात, हाथ से लिखी हुई बात, इसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और थिसॉरस मतलब क्या होता है? थिसॉरस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिक्शनरी। एक्चुअली थिसॉरस क्या है? आप पेन ड्राइव को भी थिसॉरस बोल सकते हो, आप सीडी को भी थिसॉरस। वैसा कोई भी चीज जिसमें कोई पार्टिकुलर चीज का, चाहे ज्ञान का हो, फोटो का हो, कुछ भी चीज का हो, थ्योरी का हो, कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं थिसॉरस। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा? इनसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस चीज का? वैसी किताब जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ये सवाल था, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। एक सेंटेंस लिख दिया है और इसी का पोर्शन को ऑप्शन बना के लिख दिया है। अब कह रहा है कि जिस पार्ट में एरर है उसको सेलेक्ट कीजिए, और अगर एरर नहीं है तो नो एरर मार दीजिए। अब देख लो किस पार्ट में है, मैं मेन स्टेटमेंट ही पढ़ता हूं, उसी में से निकालता हूं एरर। क्या है? द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, मतलब घटा हुआ जो एयर प्रेशर है, किसमें? ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स। मतलब आप अगर एरोप्लेन पे चढ़े हो, एयरलाइन फ्लाइट माने हवा में जो अभी एरोप्लेन है जो उड़ रहा है, जो फ्लाइट में है, मूवमेंट में है, उसमें अगर आप हैं और एयर प्रेशर अगर घट गया, तो घटा हुआ एयर प्रेशर से क्या हो सकता है? दिस कैन लेसन, यह कम कर सकता है किस चीज को? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड। पैसेंजर जो उस पे होगा उसका खून में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कम कर सकता है। कितना से? 25% से। तो यहां जो फॉर प्रीपोजिशन लगाया है, वहां फॉर के जगह बाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं इसको मिटाता हूं, आप देख लो। फॉर के जगह पे क्या, यहां जो फॉर लिखा हुआ है उसके जगह पे बाय। जब इतना परसेंट से घट गया, 10% से, 20% से, 30% से घट गया, चाहे बढ़ गया, तो उसके साथ बाय लगता है, बी वाई। ठीक है ना? तो यहां फॉर के जगह बाय लग जाएगा। अब देखो फॉर लिखा हुआ किसमें है? फॉर लिखा हुआ है देखो इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और गलती सुधरेगा कैसे? तो सुधरेगा ऐसे कि फॉर के जगह पे बाय लगा दो। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पेरिलस। पेरिलस मतलब क्या होता है? पेरिलस मतलब होता है खतरनाक, वैनिसेबल, गायब होने वाला, विध्वंसकारी, खराब, वो होता है पेरिलस।
तो जो अच्छा होगा वही इसका एंटोनिम होगा। अब देखो अनस्टेबल, ये अच्छा होगा, नहीं होगा तो ये नहीं होगा। वर्बोज, वर्बोज मतलब होता है बहुत बोलने वाला, बकबक करने वाला, तो इसका तो कोई इससे लेना देना ही दूर दूर तक नहीं, बस एक ऐसे ही शब्द लिख दिया है। चौथा ऑप्शन है क्रूएल, क्रूएल माने होता है क्रूर, तो ये तो इससे मिलने जुलने वाला है खतरनाक से। और ये सेफ, सेफ माने क्या होता है, सुरक्षित, है ना, ये तो आप जानते ही हो, बस फॉर्मेलिटी है इसका मीनिंग बताना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो पेरिलस है, पेरिलस का एंटोनिम हो जाएगा सेफ। अगला सवाल कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। हाँ, आदित्य, प्रिंस, AKKU, गोविंद, प्रिंस यादव बी, इसका बताओ क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, जल्दी बताओ। लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मैं फ्रेम से आउट हूं, क्वेश्चन आपके सामने है, देखो कह रहा है माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप। अब सबका अलग अलग मीनिंग होगा, कौन कौन सा, देखो मैं मीनिंग बताता हूं, आप ऑप्शन बता देना। क्वाइट माने होता है शांत, ठीक है। और क्विट मतलब होता है छोड़ देना, और क्वाइट मतलब क्या होता है, और क्वेंट मतलब क्या होता है, क्वेंट मतलब होता है स्वीट, अच्छा, सॉफ्ट, है ना। चार्मिंग, ब्लिसफुल, तो क्या होगा, आपको टीचर ने कहा, क्या कहा, शांत रहने के लिए, तो क्या हो जाएगा, टू कीप क्वाइट, ठीक है। अगला क्या होगा, अगला कह रहा है when you are under significant stress it is hardly to process details and nuances, ठीक है। ये एरर बोल रहा होगा पक्का, क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस को ऑप्शन में दिया गया है और एक में एरर हो सकता है, तो एरर तो सामने दिख रहा है, देखो when you are under significant pressure, मतलब आपके ऊपर अगर अच्छी खासी प्रेस, सिग्निफिकेंट माने अच्छा खासा, जो दिखा जा सके, जो पता लगता हो कि हाँ ये चीज है, वो होता है सिग्निफिकेंट, सही मात्रा में। तो आप अगर अच्छे खासे प्रेशर में हैं, स्ट्रेस माने प्रेशर होता है, टेंशन, तो क्या होता है, इट इज हार्डली नहीं, इट इज हार्ड, हार्ड माने होता है कठिन, हार्डली मतलब होता है नौ के बराबर, ऑलमोस्ट नेवर, बेयरली, हार्डली मतलब होता है बेयरली, नौ के बराबर, ऑलमोस्ट नेवर, और हार्ड माने होता है टफ, बहुत कठिन, कड़ा, तो क्या होगा, इट इज हार्ड टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुआंसेस, मतलब एक एक चीज को, नुक्स को, गलतियों को निकालना बहुत टफ होता है, कब, जब आप हाई प्रेशर में हो, है ना। जैसे आप एग्जाम देने सीजीएल का बैठ गए, पूरा प्रेशर में आ गया, लगातार 4-5 सवाल नहीं बना, आप पूरे प्रेशर में आ गए, उसके बाद क्या होता है, अगला बहुत सिंपल सा भी सवाल लिखता है तो आप अकबका जाते हो कि पता नहीं ये क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। तो वही कह रहा है कि जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हो तो छोटी छोटी जानकारियों को, छोटी छोटी चीजों को निकालना, ढूंढना बहुत टफ हो जाता है। ए, हाँ बिल्कुल सही प्रिंस, सिग्निफिकेंट स्ट्रेस में हार्डली नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ड, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हेस्टी मतलब क्या होता है, हेस्टी मतलब होता है जल्दीबाजी, जल्दीबाजी, है ना, तेजी से, ठीक है। अब इसका सिनोनिम, तो रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है, रुका हुआ, है ना, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाना माने रोक दिया जाना, बंद कर दिया जाना। लेड बैक मतलब क्या होता है, लेड बैक मतलब होता है पीछे लद जाना, है ना, पीछे लदना, आसान से उलट जाओ अपना कुर्सी पे, कमर सीधा करके, दैट यू आर लेइंग बैक। अब क्या है, एक्सपेडिशियस, एक्सपेडिशियस मतलब क्या होता है, एक्सपेडिशन मतलब होता है तेजी से, एक्सपेडिशियस
उसी का एडजेक्टिव बन जाएगा, क्या बनेगा, तेजी से, गति में, जल्दीबाजी में। और लॉक मतलब तो बंद कर दिया जाना, तो जो बंद हो गया वो पूरा का पूरा स्थिर हो गया। तो कौन सा होगा, पूछ क्या रहा है देख लो, सिनोनिम। हैस्टी मने होता है जल्दीबाजी और एक्सपीडिशियस मने होता है तेजी से। तो कौन सा होगा सिनोनिम, इसका ऑप्शन नंबर 2 एक्सपीडिशियस हो जाएगा, हैस्टी का एक्सपीडिशियस। अगला ऑप्शन देख लो, आप बनाओ, मैं फ्रेम से बाहर हूं। क्या कह रहा है, ही क्लेम्स टू बी द किड इन द स्कूल। वह अपने बारे में कह रहा है कि पूरे स्कूल में, तो पूरे स्कूल में होगा तो सबसे ऊपर नहीं तो सबसे नीचे, माने कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव कौन लिखा हुआ है दोस्त, देख लो, अस्मा टेस्ट। एकदम आसान सवाल, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। परसीव सही है, पिजन सही है, पैसिव सही है, PER नहीं होता है, TURB होता है, परटर्ब, ठीक है ना। तो आप परटर्ब का स्पेलिंग चेक करोगे अगर, तो आपको सही स्पेलिंग मिलेगा PERTURB। यहाँ पे लिख दिया है TERB। ऑप्शन नंबर 3 में टिक मारो और अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो ये फ्रेज इडियम्स दिया हुआ है, वंस कप ऑफ टी, है ना। कहता है किसी काम के बारे में कि दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, मतलब तुम्हारे लिए ये इतना आसान नहीं होगा कि आए और इसको निपटा के निकल लिए। मतलब किसी के लिए कोई भी चीज उसका अपना होना, उसके बारे में चिर परिचित होना कि ये सवाल है, ये तो मैं चुटकियों में बना दूंगा। अच्छा वो जगह है, वो जगह तो मैं जानता हूं, दैट इज योर कप ऑफ टी, जो आपके कैपेसिटी में हो, जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बना सकते हो, समझ सकते हो, दैट इज योर कप ऑफ टी। तो कप ऑफ टी, किसी का कप ऑफ टी क्या हो जाएगा, कप ऑफ टी क्या हो जाएगा, देख लो ऑप्शंस। परसेप्शन मतलब होता है सोच, तो किसी का किसी के बारे में सोच होगा, कप ऑफ टी नहीं। वंस चूजन और प्रिफर्ड थिंग, वंस जनरल प्रिंसिपल नहीं, वंस हार्ड अर्न्ड मनी नहीं। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वंस चूजन और प्रिफर्ड थिंग। जो आदमी किसी को प्रीफर किया है, चूज किया है, पसंद किया है कि ये वाला सवाल दो, इसको मैं चुटकियों में बना दूंगा, उसको कहते हैं वंस कप ऑफ टी, किसी का भी कप ऑफ टी। ऑप्शन नंबर 2। अगला है च्यू द सीनरी। च्यू मतलब क्या होता है जान लो, च्यू मतलब होता है चबाना, और सीनरी मतलब क्या होता है, दृश्य। देखो मैं स्टेटमेंट से मीनिंग निकालना बता रहा हूं आपको। सीनरी मतलब क्या होता है, सीनरी मतलब होता है दृश्य। दृश्य है ना, पहाड़ पे चढ़ते हो, वादियां होती है, मनोरम बहुत अच्छा देखने में लगता है, उसको बोलते हैं दृश्य। और च्यू मतलब क्या होता है, च्यू मतलब होता है चबाना। अब सोचो कि दृश्य को आप चबा गए, जो चीज बहुत अच्छा था, बहुत दिख रहा था, उसको आप चबा गए, मतलब क्या हुआ कि आप जरूरत से ज्यादा काबिल बन गए नहीं। मतलब क्या हुआ इसका कि दृश्य को चबा गए, इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ ठीक से चल रहा था, वहां पे आप आके बिना मतलब का बाबा बन गए। थोड़ा सा सहानुभूति दिखाना था तो आप इतना ना चिल्लाने लगे, लगने लगा कि जैसे बाप रे बाप क्या हो गया। तो क्या कर दिए आप, अब देखो, टू ब्यूटीफाई बहुत सुंदर बना दिए, बिल्कुल नहीं, एकदम उल्टा कर दिए। टू अंडरस्टेट किसी को कम बताए, बिल्कुल नहीं, आप तो और ज्यादा बता के तबाही फैला दिए। टू मिसमैनेज, ये तो बिना मतलब का ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है टू एक्ट ओवरली इमोशनल, जरूरत से ज्यादा इमोशन दिखा देना, है ना। वही टू च्यू द सीनरी मतलब थोड़ा सा चोट लग गया उंगली में, अरे बाबू मेरा क्या हो गया, चोट लग गया, चलो डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास, मतलब कि बाबू को कुछ नहीं हो रहा है, सोना को कुछ नहीं हो रहा है, और चांदी को बहुत टेंशन लगा हुआ है, वो तुरंत लेके मैदानता भर्ती कर दिया, समझ रहे हो। तो दैट इज टू च्यू द सीनरी। थोड़ा सा इधर बाबू सोना को कट लग गया, ओ मेरे बाबू को क्या हो गया, मेरा सोना को क्या हो गया, मेरा सोना, चलो हॉस्पिटल चलो, बिना मतलब का हंगामा खड़ा कर देना,
तिल का ताड़ बना देना, है ना, तो कहते हैं उसी को टू एक्ट ओवरली इमोशनल, जरूरत से ज्यादा इमोशनल होकर रिएक्ट करना, उसी को कहते हैं च्यू द सीनरी। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है मिस स्पेल्ट वर्ड, कौन कौन सा है देखो, श्योरली, ही नाउ हैज अर्नड, द रेस्पेक्ट गलत लिखा हुआ है और मस्टर गलत लिखा हुआ है। RESPECT होता है रेस्पेक्ट और MUSTER होता है मस्टर। किधर है देख लो, रेस्पेक्ट है मस्टर गलत लिखा हुआ है, रेस्पेक्ट है मस्टर गलत है, रेस्पेक्ट है मास्टर लिख दिया है। यह देखो रेस्पेक्ट और मस्टर, ऑप्शन नंबर 3 में टिक मारो और ताली बजाते हुए निकल जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अगला सवाल पूछ रहा है 1 करोड़ का और आपका सवाल रहा स्क्रीन पर आपके सामने। द प्लान इज टू डेमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम। और सिनोनिम ढूंढने के लिए बोल रहा है जो अंडरलाइन किया हुआ है। डेमोलिश माने क्या होता है, ध्वस्त कर देना, तोड़ देना, बर्बाद कर देना, नस्तो नाबूद कर देना, जड़ से खत्म कर देना। तो डेमोलिश का मतलब क्या हुआ, रिफर्बिश। रिफर्बिश मतलब होता है जो खराब होता है उसको पुनः ठीक कर देना, है ना। रिफर्बिश्ड मोबाइल मिलता है ना ऑनलाइन, रिफर्बिश्ड मोबाइल का मतलब क्या हुआ, वैसा मोबाइल जिसमें थोड़ा बहुत खराबी था उसको कंपनी वाला ठीक करके फिर से ऑनलाइन बेच रहा है, तो वो हो गया रिफर्बिश्ड, पुनः ठीक कर देना। फोर्ज मतलब क्या होता है, फोर्ज मतलब होता है फिर से जमा देना, मतलब है ना, ये एक लोहा है और दूसरा लोहा, इन दोनों को जोड़ना है, तो वेल्डिंग करते हैं ना, उसी तरह से फोर्जिंग भी एक प्रोसेस होता है, जोड़ने का, सांचा में ढालने का, किसी प्रोडक्ट को बनाने का। कर्टेल मतलब होता है काटना या खत्म कर देना, काटना या खत्म कर देना। और रेज मतलब क्या होता है देखो, RAZE, रेज मतलब होता है ध्वस्त कर देना, मिट्टी में मिला देना, बर्बाद कर देना, एकदम जीरो कर देना। तो कौन सा हो जाएगा इसका सिनोनिम डेमोलिश का, ऑप्शन नंबर 4 रेज, RAZE, डेमोलिश का हो जाएगा रेज, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। देखो मिसाइल लॉन्चर अगर तुम देखे होगे तो ऐसा होता है, देखो ट्रक के पीछे लगा हुआ रहेगा और इसमें ऐसा ऐसा मिसाइल रखने का छेद बना हुआ रहता है ना। और जब लॉन्च होने लगता है मिसाइल तो एकदम धाड़ 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 लगातार, और ऐसा ऐसा और होता है, मतलब एक में 24 वाला होता है मिसाइल लॉन्चर में, समझ रहे हो, ऐसा 24 मिसाइल एक सेट में सेट रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है बैटरी। समझ गए, आप सर्च करना गूगल में, बैटरी तो एक यूज करने वाला टॉर्च वाला चार्ज होने वाला बैटरी होता ही है, प्लस में कोई भी एक साथ अगर चीजों को रखा जाए, वैसे चीजों को जो खास करके इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए होते हैं, जिनको एक साथ एक के बाद एक के बाद एक साथ रखा जाए, तो उस ग्रुप का नाम है, ये कलेक्टिव नाउन है, उसको कहा जाता है बैटरी। आप सर्च करना, ठीक है ना। अस्किट्री मतलब क्या होता है, अस्किट्री मतलब होता है भड़कीला, अड़ियल, भड़कीला मतलब कैसा, जैसे घोड़ा या सांड होता है ना, अस्किट्री एकदम सींग ऐसे करके आया और पूरा गुस्सा में आके सब तबाही मचा के चला गया। या कोई घोड़ा होता है, थोड़ा उसके ऊपर हाथ डालो तो आंख नाक कान सब फड़काने लगता है, जो उसके ऊपर बैठा हुआ है उसका जय श्री राम हो गया नीचे आके, समझ रहे हो। तो वो वाला भड़कीला जो मतलब शांत नहीं रहता है, एकदम आड़ा तिरछा करते रहता है, वो होता है अस्किट्री। सिमेट्री मतलब होता है जहां पे मुर्दों को गाड़ा जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, जहां पर आपका अंतिम प्रकाशन होगा उसको कहते हैं सिमेट्री, शव घर या मुर्दा घर। और बैटरी तो आंसर हो ही गया। और साल्ट्री, साल्ट्री मतलब पुराने समय में साल्ट्री एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो होता था एक जगह कलेक्शन,
जैसे क्या होता था साल्ट्री में, ऐसा अरेंजमेंट होता था कि इधर ड्रम भी है, इधर फ्लूट भी है, इधर पियानो भी है, वो पूरा सेट को कहते हैं साल्ट्री, ठीक है ना, PSALTERY। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बैटरी। बंदूक या मिसाइल एक साथ रख के और साथ में चलाया जाता है सबको एक साथ, तो उस ग्रुप का नाम है बैटरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है, द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट। ये कह रहा है, ये जो अंडरलाइन पोर्शन किया हुआ है वो अंडरलाइन पोर्शन देख लो, द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट। जो अंडरलाइन पोर्शन किया हुआ है देख लो यहाँ क्वेश्चन में, वो अंडरलाइन पोर्शन में कह रहा है कि कोई इंप्रूवमेंट है तो कीजिए और नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट चूज कीजिए। तो हमारे हिसाब से इसमें होगा नो इंप्रूवमेंट। तो वाटर एट हर प्लेस, वाटर सिंगुलर है तो इसके लिए वाज लग गया, एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट। उसमें क्या था, आयरन का मात्रा ज्यादा होगा, आयरन मेटल होता है ना, तो आयरन जैसा पीने में ज्यादा लगता होगा, चाहे कॉपर का मात्रा ज्यादा होगा पानी, कहीं कहीं धरती ऐसा होता है ना जहाँ पे आयरन का, जिंक का, ये सब का मात्रा, कॉपर का मात्रा ज्यादा धरती पाया जाता है, तो उसी का टेस्ट पानी में आने लगता है, तो उसी को कहते हैं मेटालिक टेस्ट। ऐसा पीने में लग रहा था जैसे उसमें आयरन चाहे कॉपर ज्यादा हो, ठीक है। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक। अगला सवाल देख लो, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए क्या कह रहा है, किसको, अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजिली। वैसा चीज, लायबल मतलब एक्टिव, एक्टिवेटेड, मतलब जो आग को आसानी से पकड़ लेता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखो मैं बताता हूं, जो जलने के लिए हमेशा तैयार रहे उस पदार्थ को कहते हैं ज्वलनशील। जो जलने के लिए हमेशा तैयार रहे उसको क्या कहते हैं, ज्वलनशील। और ज्वलनशील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब मैं सबका मीनिंग बता देता हूं आपको। एक्सटिंग्विशेबल मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश माने होता है आग को बुझाना, तो जो बुझाने लायक हो, जो कंट्रोल में करने लायक हो, उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशेबल। और इनकम्बस्टिबल मतलब होता है जो नहीं जलाया जा सके, जो जलाया न जा सके उसको कहते हैं इनकम्बस्टिबल। और इनऑडिएबल मतलब क्या होता है, इनऑडिएबल मतलब होता है जो सुना नहीं जा सके, इतना धीमा आवाज जिसको सुन नहीं सकते हैं उसको कहते हैं इनऑडिएबल। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इनफ्लेमेबल। वैसा वस्तु जो आसानी से आग पकड़ ले उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल, ठीक है, ज्वलनशील। अब देखो लास्ट में 5 क्वेश्चन का सेट आया हुआ है, ये क्लोज टेस्ट है, फटाफट से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, डिफॉरेस्टेशन माने पेड़ों की कटाई, किधर, ट्रॉपिकल रीजन में। वैसा क्षेत्र जो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, जो पठारी क्षेत्र कहलाता है, वहां पे द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड, वो क्या कर सकता है, पेड़ों की कटाई क्या कर सकता है, तो होल्ड और अटैक। तो आप भी कह सकते हो, बाहियात शब्द लिखा हुआ है, अब लिखो इफेक्ट चाहे अफेक्ट। तो अफेक्ट माने क्या होता है, प्रभावित करना, और इफेक्ट माने क्या होता है, प्रभाव। इफेक्ट है नाउन और अफेक्ट है वर्ब। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन सब्जेक्ट बना दोस्त, तो सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब। हो जाएगा अफेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन अफेक्ट द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी, और उससे क्या होता है, रिड्यूस्ड रेनफॉल माने बारिश में कमी हो जाती है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, व्हिच, जिससे रेनफॉल माने बारिश में कमी हो जाती है। और आगे लिख रहा है 2019 स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल इको हाइड्रोलॉजी, एक
किताब का नाम है, एक पत्रिका का नाम है इको हाइड्रोलॉजी। उसमें 2019 में एक लेख छपा था। वो लेख के हिसाब से क्या पता चला कि पार्ट्स ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट, मतलब अमेजन रेन फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा, दैट, तो यहां पे दैट के साथ क्या लगेगा, अमेजन रेन फॉरेस्ट जिसका कुछ हिस्सा हैज, सिंगुलर होगा ना, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सॉरी माय फॉल्ट। फिर से पढ़ते हैं इसको, मिटाता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, सो दैट पार्ट्स ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा, अब इधर लगा हुआ है कन्वर्टेड, तो हिस्सा को कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट किया गया मतलब है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस है तो दैट वाज कन्वर्टेड होगा दोस्त, माय फॉल्ट। ऑप्शन नंबर 1 वाज लगाना, दैट वाज कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड। इको हाइड्रोलॉजी जो पत्रिका है उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ। लेख से क्या पता चला, क्या दिखाया गया कि अमेजन रेन फॉरेस्ट माने अमेजन का जो जंगल है अफ्रीका में, उधर कुछ पार्ट को जिसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया था, मतलब पेड़ों को काट के और लोग उसमें खेती करना शुरू किए थे, तो उसमें इसमें ऑप्शन नंबर 1 वाज हो जाएगा। उसमें क्या हुआ, क्या देखा गया कि क्या समस्या आ गया, तो लिख रहा है कि कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड, जब खेती जैसा जमीन में कन्वर्ट किया गया तो क्या हुआ, हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर, उसमें क्या हो गया, किसमें, खेत में हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर हो गया, तो क्या हो जाएगा वहां पे, कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड, और यहां पे क्या हो जाएगा, इज की हैज, तो हो जाएगा हैज, हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर्स विच कुड, जिससे क्या हो सकता था, जिससे क्या हो सकता था, जिससे ये हो सकता था, विच कुड ड्राउट कंडीशंस। नेक्स्ट नहीं हो पाया क्या, हाँ अभी आया नेक्स्ट, 5वां ऑप्शन में क्या होगा, विच कुड, तो उससे क्या होगा, कहानी क्या कह रहा है, कहानी कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन कीजिएगा अगर ट्रॉपिकल रीजन में, तो उससे क्या हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी, यहाँ पे हो जाएगा विच, WHICH, विच काउजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल, जिससे रेनफॉल घट जाता है। 2019 में एक स्टडी हुआ था, एक पत्रिका में, इको हाइड्रोलॉजी नाम की पत्रिका में छपा, उसमें क्या दिखाया गया कि अमेजन का रेन फॉरेस्ट जिसको दैट वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड हैड हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर विच कुड ड्राउट कंडीशन, जो सुखाड़ वाला स्थिति ला सकता था। सुखाड़ वाला स्थिति माने क्या हो जाएगा, प्रोवोक, प्रोवोक मतलब क्या होता है, टू इंस्टिगेट टू स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट समथिंग मतलब इस तरह से किसी भी चीज को पोक करना, उकसाना, जिससे कोई नया चीज शुरू हो जाए। एग्रेवेट माने होता है बढ़ाना, तो बढ़ाइएगा उस चीज को ना जो पहले से है, जो है ही नहीं उसको क्या कीजिएगा, प्रोवोक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये रहा 25 क्वेश्चंस का सेट, आज फिर सॉल्व किया गया। बहुत सारा वर्ड मीनिंग मैंने बताया, एंटोनिम सिनोनिम को बहुत अच्छे तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेन किया। मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज को आपको खुद से बनाना सिखाया मीनिंग के भरोसे। तो आप अगले सेशन में भी जुड़ना, लाइव रहोगे ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास भी होता है। आप यूट्यूब चैनल करतार कोचिंग सेंटर का सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं AK इंग्लिश आपके साथ फिर आऊँगा नया सेट लेके। तब तक खूब पढ़िए, ऑल द बेस्ट।